नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी हैं परंतु आसान हैं क्वेश्चंस, और खासकर जिन्होंने टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रखा है उनके लिए और भी आसान जो है वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं, एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपने नॉर्मली ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा, 2011 की जनगणना पढ़ी होगी, तो आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हमीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमीरपुर के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वही जो है वो आंसर होगा। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी की हम डिटेल से बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 123, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है वो आती है किसकी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। अब हमीरपुर ऑप्शन में नहीं है। हमीरपुर के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है ऊना डिस्ट्रिक्ट, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, तो बिलासपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें कि बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 123 तो हिमाचल प्रदेश की है। अगर हम उसके बाद बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर की कितनी है, तो बिलासपुर की है 327, 327 जो है वो बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हम बात करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 407। हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर है हमारे पास 338, 338 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारे पास यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अब कांगड़ा को लेकर भी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 263 करके, 263 जो है कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहाँ पर मैं 263 लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कितनी आती है, 159 जो है वो शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ रखी है कि सबसे कम है, तो 2 जो है वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है, सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, परंतु अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तो आपका यहाँ से सॉल्व होगा ही होगा। टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप क्रैक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी है, हिमाचल की मॉडर्न हिस्ट्री आप कह लीजिए आफ्टर 1948 अगर आपने पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो रह चुका है। अब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो था वो बना था, तो वो कौन से ईयर में बना था, अक्सर हम पढ़ते हैं 1956 में बना था। टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एचपीएसएससी के अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। परंतु एग्जैक्टली ये कब बना था वो भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये केंद्र शासित प्रदेश जो था वो कब बना था। तो 1956 तो ईयर था, महीना था नवंबर का, और तारीख थी 1, तो 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो था वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन जाता है। ऑप्शन इसलिए टफ थी क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में 1956 था, प्लस मंथ ही जो था वो चेंज किया गया था। अब हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो था वो 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो बनता है। यानी कि टोटल 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो 1948 को 15 अप्रैल जो थी उस दिन हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद 1951 में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो भाग सी राज्य बन जाता है, यानी कि पार्ट सी स्टेट जो है वो बन जाता है। पार्ट सी स्टेट बनने के बाद जो है वो इस तरह से काम चलता रहता है। 1956 में ज़रूरत पड़ती है कि इसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। अब 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश तो बन जाता है, परंतु उसके बाद ये कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहता है, तो 1971 तक, जब तक हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। और 25 जनवरी थी 1971 था, उस दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है, और ये भारत का 18वें नंबर का 18th नंबर का स्टेट जो है वो बन जाता है। अलग अलग जिले जुड़ते हैं, आगे आप अलग अलग जिलों की कहानी भी जो है वो पढ़ेंगे, अलग अलग जिलों के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं राजा जगत चंद रिटायर्ड टू वृंदावन बाय एब्डिकेटिंग थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज ग्रैंडसन नेम। तो बोलते हैं कि राजा जगत चंद ने अपने पोते के पक्ष में जो था वो अपना सिंहासन त्याग दिया था और वृंदावन चले गए थे। ये जगत चंद जो था वो कहाँ के राजा थे, ये बिलासपुर की बात हो रही है, कहलूर जिसका प्राचीन नाम है उसकी बात हो रही है। यहाँ के राजा जगत सिंह ने अपने पोते के पक्ष में या फिर पोते को ध्यान में रखते हुए अपना
अपना जो राजपाट था, सिंहासन था, उसको त्याग दिया था और वृंदावन जो था वो चले गए थे। तो इस पोते का नाम था जिसके लिए ये सब किया गया था हीराचंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो खड़ग सिंह बिलासपुर के राजा जो है वो बनते हैं। खड़ग सिंह जो था उनका सिंहासन कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। इनके कार्यकाल के दौरान ना ही कोई तरक्की हुई, ना ही कुछ इतना बड़ा काम हुआ। खड़गचंद जब मर गए तो इनके मरने के बाद जो था वो जगत सिंह जो था वो गद्दी पर बैठे थे। जगत सिंह राजा बने, इनके द्वारा कुछ स्ट्रगल्स किए गए, कार्य किया गया। उसके बाद जो था वो इन्होंने ज़रूरी समझा कि इनका पोता जो हीराचंद है उसके पक्ष में जो था वो राजपाट त्याग दिया जाए। इन्होंने अपना राज सिंहासन जो था वो त्याग दिया और इनके पोते हीराचंद जो था वो बिलासपुर के राजा बने थे। और हीराचंद के कार्यकाल जो था वो बड़ा ही समृद्ध माना गया, गोल्डन पीरियड जो था वो बिलासपुर की हिस्ट्री में माना गया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह जो है वो होता है। 1857 के विद्रोह में ये भी जो है वो ब्रिटिशर्स को सहायता जो है वो भेजते हैं और ब्रिटिशर्स की सहायता जो है वो करते हैं। अब देखो हीराचंद ने जो था वो सबसे पहले बिलासपुर में जो था वो भू राजस्व सुधार करने का जो था वो फैसला लिया था और इनके द्वारा कुछ एक इम्पॉर्टेंट निर्माण किए गए थे, जैसे कि स्वारघाट में एक टैंक का निर्माण किया गया था, जगतखाना टैंक का निर्माण किया गया था। ये अराउंड 1874 जो था वो निर्माण किए गए थे। 1874 के आसपास ये निर्माण जो था वो किए गए थे। तो इनका कार्यकाल हमने जाना कि किस तरह का कार्यकाल इनका रहा और इनके बारे में जाना कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अभी तक जो हमने इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ा है वो क्या क्वेश्चन पढ़ा है, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है इनके बारे में कि इन किस बिलासपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले भू राजस्व की सुधार प्रणाली जो था वो अपनाई थी। तो हीराचंद थे, इनके द्वारा अपनाई गई थी। और 1874 में जो टैंक का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था जगतखाना में, स्वारघाट में, वो आपको पता चल गया। ये सब बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं हाउ मच एरिया ऑफ द स्टेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है कि ऑक्युपाइड बाय शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया जो है वो शिमला के द्वारा जो है वो ऑक्युपाई किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र जो है वो कितना है, तो आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का क्षेत्र जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, परंतु यहाँ से हम कुछ और भी डिटेल से जो है वो जानेंगे जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि जो शिमला का क्षेत्र है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना % जो है वो कवर करता है, क्योंकि शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.22% जो है वो कवर करता है पूरे हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर और भी ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं। अगर आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एरिया पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 24.86% जो है वो कवर करता है। आपने ध्यान रखना है कि सबसे कम एरिया जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। एक बेसिक सी जानकारी लेकर अगर आप चलेंगे तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कवर कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया, और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि उसका एरिया कितना है। साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि कितना % वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो कवर करता है। पूरे हिमाचल का जो एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। वो तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है, एक बहुत बार का हमने जो है वो एग्जाम के लिए रिवाइज कर रखा है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरे हिमाचल का एरिया है। लाइट वगैरह के एग्जाम में अभी तक लाहौल स्पीति के बारे में पूछा गया है और मैच करने के लिए एरिया जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ तहसील इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो शिमला की एक तहसील जो है वो नहीं है। देखिए जी, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो इनमें से जुनगा जो है वो शिमला में तहसील नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट शिमला का हमने अभी जाना कि इसका एरिया कितना है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो कितनी तहसील जो हैं वो आती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो 2023 तक का जो हमारे पास एक डाटा है उसमें 17 तहसील जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती हैं। सब तहसील्स की बात करें तो शिमला में 9 सब तहसील जो हैं वो आती हैं। अगर हम बात करें कि शिमला में पंचायतें कितनी हैं, 412 जो हैं वो शिमला में पंचायतें आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि शिमला में कितने जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो आते हैं, तो 2705 इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो आते हैं और एक अनइनहेबिटेड विलेजेस भी है। तो ये कितने आते हैं, ये 526 जो हैं वो शिमला में आते हैं। तहसील्स का ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे।
शिमला में अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर शिमला का जियोग्राफिकल एरिया तो आपने जान ही लिया। लिटरेसी रेट शिमला का जो है वो कितना है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो 83.64 जो है वो शिमला का लिटरेसी रेट है। कितना? 83.64 शिमला का लिटरेसी रेट है। ठीक है जी। सेक्स रेशो शिमला की कितनी है? 915 हमने शिमला की सेक्स रेशो जो है वो पढ़ रखी है। तो बस अगर इतनी सी जानकारी आपने याद रख ली तो कुछ भी पूछा जाएगा आप क्रैक कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं ये जानकारी पूछी जाए, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी जानकारी होती है, कई बार नहीं भी पूछी जाती, परंतु अगर आपने पढ़ी होगी ना तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, एटलीस्ट उतनी आपकी हेल्प हो जाएगी टफ क्वेश्चंस में। ठीक है। और शिमला में तो आपको पता है अलग अलग रियासतें आती हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बुशहर रियासत जो है वो सबसे प्राचीनतम रियासतों में से जो है वो एक है, सबसे बड़ी रियासत भी जो है शिमला की मानी जाती है। इसकी स्थापना प्रद्युमन के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपको पता है। अगर बुशहर के ही हम बात करते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तब वहाँ का क्वेश्चन बनता है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जो था ब्रिटिशर्स की सहायता करने से जो था वो इनकार कर दिया था, और उन राजा का नाम था शमशेर सिंह। बुशहर के जो अंतिम राजा थे वो पदम सिंह थे। बुशहर के राजा जिनको जानुबाहु कहा जाता था वो केहरी सिंह थे। बुशहर के एक राजा ऐसे भी थे जिनको छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी। छत्रपति की उपाधि भी राजा केहरी सिंह को ही दी गई थी, और वो जो था वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो उपाधि दी गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रामू वजीर वॉज फेमस इन स्टेट ऑफ। तो बोलते हैं कि रामू एक वजीर थे, रामू वजीर थे, परंतु कौन सी रियासत के जो था वो फेमस वजीर जो था वो हुआ करते थे। तो रामू जो था वो कहलूर रियासत के जो था वो फेमस वजीर हुआ करते थे। कहलूर यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहलूर यानी कि मॉडर्न टाइम में अब बिलासपुर जो है वो इसको कहेंगे। ये जो है वो आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, रामू यहाँ पर वजीर हुआ करते थे, तो कौन से राजा के कार्यकाल के दौरान ये वजीर हुआ करते थे, या उस टाइम कौन राजा था जब रामू जो था वो वजीर हुआ करते थे। देखो, रामू वजीर की अगर हम बात करते हैं तो ये बिलासपुर के राजा महानचंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो वजीर हुआ करते थे। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी इस तरह से है कि बिलासपुर के राजा महानचंद जब राजा बने थे तो वो नाबालिग थे। नाबालिग होने के चलते रामू वजीर जो था वो प्रशासन को जो था वो देखते थे। बाद में चलकर रामू वजीर का देहांत हो गया था 1783 में, और उसके बाद बिलासपुर के राजा ने खुद जो था वो कार्यभार देखा, और महानचंद वही राजा हुए जिन्होंने कांगड़ा पर इनवाइट करने के लिए जो था वो गोरखाओं को इनवाइट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा बिलासपुर पर किए गए थे। संसार चंद ने जो था वो 1795 पर भी बिलासपुर पर आक्रमण किया, जिसमें सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश की मृत्यु जो था वो हो गई थी। बिलासपुर की ओर से वो लड़ रहे थे, संसार चंद के आक्रमण से जो था वो मारे गए थे। संसार चंद ने बिलासपुर के एक धार जिसको झंझियार धार कहते हैं, वहाँ पर एक किले का निर्माण करवा डाला। उस किले को जो था वो छातीपुर का किला कहा गया। छातीपुर का किला उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो बिलासपुर की छाती इनके चेस्ट पर जो था वो बनवाया गया था, इसलिए उसको छातीपुर का नाम दिया गया। एटलीस्ट थक हार कर जो है वो 1803 में गोरखाओं की सहायता मांगी जाती है। 1805 में गोरखा यहाँ पर आ पहुँचते हैं और संसार चंद पर आक्रमण करते हैं। बड़ा ही घमासान युद्ध जो है वो दोनों के बीच में होता है। दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो महल मोरिया नामक स्थान पर होता है, और महल मोरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट टाइम में पड़ता है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जिसकी स्थापना राजा हमीर चंद के द्वारा की गई थी। यहाँ की होली जो है वो काफ़ी फेमस होती है। यहाँ पर एक फेस्टिवल भी जो है वो लगता है जिसको गसौता मेला आप कहते हैं। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, परंतु लिटरेसी यहाँ की सबसे ज़्यादा जो है वो आती है। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से लिंक होंगे और इसी तरह से आपको याद भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। मैंने कहा था बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो सारे ही आसान हैं आज के क्वेश्चंस। बोलते हैं हु ऑर्गेनाइज्ड एन एगिटेशन अगेंस्ट राजा ऑफ मंडी इन 1909। तो बोलते हैं हाँ, ये क्वेश्चन हमने इस तरह का क्वेश्चन तो मिशन एलाइड में पढ़ रखा है कि 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध जो था वो एक आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो अगर हम बात करते हैं कि 1909 की ये बात है, मंडी के राजा हुआ करते थे, मंडी के राजा के विरुद्ध जो था वो एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन की अध्यक्षता या फिर किसकी अध्यक्षता में ये आंदोलन चलाया गया था? तो शोभाराम थे। एक शोभाराम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता में जो था वो चलाया गया था। 1909 की बात हो रही है तो देखो आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो था वो क्या था, 1921 के ही आसपास की बात है कि मंडी से जो है वो पंजाब सरकार का नियंत्रण जो था वो हटा दिया गया था और ब्रिटिश भारत के अधीन जो था वो ये आ गई थी। तो उस टाइम राजाओं का इतना दबदबा नहीं था। जब ब्रिटिश भारत के अधीन ये आ गई तो ब्रिटिशर्स ही सब देखते थे, परंतु शोभाराम ने बड़ी लोगों को एक साथ करके जो है वो एक एगिटेशन जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया था। 1909 के आसपास की ये बात है।
और देखो अब हम एग्जैक्टली अगर बात करते हैं कि 1909 में जो ये आंदोलन हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि उस टाइम के जो यहाँ पर राजा थे, बेशक जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो कंट्रोल किया जाता था, परंतु राजा थे यहाँ के भवानी सेन। भवानी सेन के द्वारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा था, मनमर्जी की जा रही थी, मनचाहे टैक्स लगाए जा रहे थे, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। उनके वजीर थे जिनका नाम जीवानंद पादा था, वो भी जो था वो वैसे ही करप्टेड थे, तो उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन चलता है और 1909 में जो है ये आंदोलन चलता है। मंडी में हमें और भी अलग अलग आंदोलन जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंडी के एक हरदेव राम थे, इन्होंने जो है वो रेवोल्यूशनरी बैंड को जो था वो ज्वाइन कर लिया था 1913 में, और ये संघाई भी चले गए थे, अमेरिका गए, जापान गए, और लाला हरदयाल के संपर्क में जो है ये आए यहाँ पर जाकर। और मंडी में जो है वो भाई हृदय राम थे, इनके द्वारा जो है वो अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया गया 1914 में। और उसके बाद हमें यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि मंडी में जो है वो मंडी कॉन्स्पिरेंसी, जिसको मंडी षड्यंत्र आप कहते हैं, मंडी कॉन्स्पिरेंसी होती है, ये 1914-1915 में जो है वो होती है। और ये पूरी तरह से प्रभावित कहाँ से थी, उस टाइम गदर मूवमेंट चला हुआ था, तो गदर जो एक पार्टी थी ना, वहाँ से ये प्रभावित थी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये गदर पार्टी से जो था वो पूरी तरह से प्रभावित थी। इनकी मीटिंग्स होती हैं अलग अलग, और ये जो है वो एक रेवोल्यूशनरी तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं। जब भी ऐसे आंदोलन की बात होती है मंडी में, तो मंडी में रानी खैरगढ़ी का नाम जो है वो ज़रूर आता है। रानी खैरगढ़ी राजघराने थी, परंतु इन्होंने राजघराने की सारी रस्मों को, रीतों को तोड़कर जो था वो क्या किया था, स्वतंत्रता के आंदोलन में जो था वो कूदना पसंद किया था, और स्वतंत्रता की लड़ाई में जो था वो इन्होंने बड़े ही बढ़ चढ़ कर जो था वो भाग लिया था। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कहाँ से थी। आगे क्या बोलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट इज ऑक्युपाइड बाय किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पूरे एरिया का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है वो कितना परसेंट एरिया कवर किया जाता है, तो किन्नौर जो है वो 11.50% जो है वो कवर करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये किन्नौर कवर करता है। किन्नौर का एरिया कितना है, 6401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो किन्नौर का एरिया है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो किन्नौर का एरिया है, 6401 स्क्वायर किलोमीटर ये किन्नौर का एरिया है। हाँ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जानने को मिलते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़रूरी हैं, तो एक बार उनको रिवाइज करते हैं। बात की जाएगी किन्नौर की झीलों से, तो किन्नौर में जो है वो नाको झील स्थित है, किन्नौर में सुरंग झील भी जो है वो स्थित है। किन्नौर में बात करते हैं तो वैलीज़ की बात आती है, तो किन्नौर में सांगला वैली जो है वो पड़ती है। किन्नौर की ही बात आती है तो किन्नौर में जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी आती है, जो कि रिब्बा में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। किन्नौर के फेयर फेस्टिवल बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो लोसर फेस्टिवल हो गया, बड़ा ही कॉमन सा फेस्टिवल है यहाँ का। लोसर के अलावा भी जो है वो यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि तोशीम फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कि जो अविवाहित जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर जो है वो जागरो फेस्टिवल मनाया जाता है, खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है, छांगो फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है आपका, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भोजन को किस किस तरह से कहा जाता है, तो भोजन में यहाँ पर जो गेहूँ होता है उसको रेजत कहते हैं, और इसके अलावा जो जौ होते हैं उनको टग कहा जाता है। गेहूं को रेजित भी कहा जाता है, जोड़, थो, ओजा, इन सभी नामों से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि जौ होते हैं उनको जो है वो टग, छा, छक, नक, नन इस तरह से जो है वो कहा जाता है, और मक्की को यहाँ पर छाहा जो है वो कहा जाता है। ये किताबों में आपने पढ़ा होगा, बस रिवाइज एक बार कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो अलग अलग परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि भाभा परियोजना जो है वो यहाँ पर आती है, 120 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो इम्पोर्टेंट परियोजना है यहाँ की। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, रिकांगपिओ में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वो भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर किन्नौर का हेडक्वार्टर है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है ना प्रेजेंट टाइम में 1947 से पहले जो है वो किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था, तो ये जो है वो रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी का, चीनी यहाँ पर एक मन पसंदीदार इनका रिजॉर्ट रहा जहाँ पर ये रहते थे आकर, लॉर्ड डलहौजी। तो काफ़ी गहरा नाता जो है वो लॉर्ड डलहौजी के साथ भी जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो देखने को मिलता है। तो यही हमने बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जाने। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज़ों का, क्योंकि बेसिक चीज़ें एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन विच ईयर हमीरपुर वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हमीरपुर को एक सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया और ये एक अलग जिले के रूप में जो है वो बनकर यहाँ पर आया। तो कौन से ईयर की ये बात है कि हमीरपुर जो है वो एक सबसे हिमाचल का जो है वो एक सबसे छोटा जिला जो है वो बनकर आता है, तो 1972 की ये बात है। ऑप्शन डी सही आंसर है,
1972 में जो है वो हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो है वो बनता है। अब 1972 में हिमाचल प्रदेश का ये जिला बनता है। हमीरपुर की स्थापना जो है वो राजा हमीर चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। कांगड़ा के अधीन ही जो था ये रियासत हुआ करती थी। यहाँ पर हमें सुजानपुर में प्रसिद्ध मेला देखने को मिलता है। नदौन के बारे में आपने सुना है, तो नदौन में आपने ध्यान रखना है कि नदौन में जो था वो मंडी के एक राजा थे ईश्वरी सेन, जिनको जो था काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बंदी बनाकर जो था वो रखा गया था। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग 12 वर्षों तक उनको बंदी बनाकर रखा गया था। जब गोरखाओं के द्वारा संसार चंद के ऊपर अटैक किया गया था तब उनको जो था वहाँ से छुड़ाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एचएस में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हाँ, नदौन की यात्रा मूरक्राफ्ट के द्वारा भी की गई थी। कौन से ईयर में? मूरक्राफ्ट ने नदौन की यात्रा जो था वो की थी। तो 1820 में जो था वो नदौन की यात्रा की थी। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? तो नदौन विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही जो है ये बिलोंग करते हैं। वो भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हमीरपुर है, हमीरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से अनुराग ठाकुर जो है वो मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर के पास कौन कौन से विभाग हैं? तो एक तो इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, दूसरा इनके पास खेल मंत्रालय है। तो काफ़ी बड़े बड़े पोर्टफोलियो इनके पास हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप हमीरपुर के बारे में ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। तो बोलते हैं कि त्रिगर्त, जिसको प्रेजेंट टाइम में कांगड़ा कहा जाता है, इसका सबसे पहला जो ऐतिहासिक उल्लेख देखने को मिलता है वो किसके लेखों में जो है वो पाया जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता का जो सबसे हिस्टोरिकल मेंशन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो पाणिनि की राइटिंग्स में देखने को मिलता है। पाणिनि, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, पाणिनि की राइटिंग में जो है ये देखने को मिलता है। आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा जो है वो प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जो था वो मशहूर जो था वो था। और कांगड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि देखो, यहाँ पर जो है वो क्या था, यहाँ पर जो है वो एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था, और जलंधर को भगवान शिव के द्वारा जो था वो मारा गया था। और ये मेंशन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये मेंशन जो है वो पद्म पुराण में देखने को मिलता है। कनिंघम्स के द्वारा जो कांगड़ा के बारे में मेंशन किया गया है वहाँ पर देखने को मिलता है। कांगड़ा का मेंशन हमें और भी बड़े बड़े ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे कि राज तरंगिनी में इसका मेंशन जो है वो देखने को मिलता है। महाभारत में, पुराणों में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है वो इसका वर्णन देखने को मिलता है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ भी जो है वो कहा गया है, वो भी ध्यान रखें। महाभारत की हम बात कर रहे थे, तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कांगड़ा के राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा कौरवों का पक्ष जो था वो वहाँ पर लिया गया था। कौरवों की ओर से जो था वो लड़े थे। और कांगड़ा का मतलब ही जो है वो जो भगवान शिव के द्वारा जलंधर मारा गया था उससे, उसके साथ जो है वो जुड़ता है। कहते हैं कि उसे राक्षस को जो जलंधर राक्षस का उसको मारा गया था, उस राक्षस को, तो उसका कान जहाँ पर गिरा था उस स्थान को कांगड़ा कहा गया। और कांगड़ा का मतलब हुआ कान का गढ़। फिर कान का गढ़, इस तरह से उसका मेंशन हुआ। तो कांगड़ा के ऊपर जो अटैक किए गए महमूद गजनवी के द्वारा 1009 में अटैक किया गया यहाँ पर, यहाँ पर ही जो था वो जो मोहम्मद बिन तुगलक था 1337 में, उसके द्वारा अटैक किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में यहाँ पर अटैक किया। तो अलग अलग टाइम में यहाँ पर अलग अलग अटैक भी जो है वो होते रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। बाकी हम टेस्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको पता है पीजीटी पेपर 1 और पेपर 2 का शेड्यूल जो है वो आ गया है। टेंटेटिव का शेड्यूल है, वहाँ की उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, परंतु एक एग्जैक्टली आपके पास जो है बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस कर पाएँ। और नेगेटिव मार्किंग जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, साथ में पेपर 1 का जो एक बड़ी समस्या है उसमें भी जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रैक्टिस करके आप खुद को जो है वो परफेक्ट कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज 81 फीट आइडल ऑफ लॉर्ड शिव इंस्टॉल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भगवान शिव की ये 81 फीट की एक मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब भगवान शिव की ये 81 फीट की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मिशन एलाइड का इससे पहले का जो पार्ट रहा है, एक में तो हमने रिवाइज किया है, परंतु रिवाइज करने से जो पहले का पार्ट है उसमें जो है ये क्वेश्चन हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो आपको कमेंट करके बताना है। साथ में अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है वो नीचे उसका लिंक दिया गया है, और उसको भी जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से सिर्फ परफेक्शन आपकी हो जाएगी और सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो आप अच्छे से तैयार खुद को कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।